ख़वातीन जहां रंग बिरंगे कपड़ों और बनाव सिंगार की शौकीन होती हैं, वहीं खूबसूरत जेवरात भी सिन्फ नाजुक की कमजोरी होते हैं। यही वजह है कि हीरे, जवाहरात और सोना चांदी अपनी कीमत और खूबसूरती के अलावा ज़ेबाइश के बायस भी लोगों में हमेशा से मकबूल है। ये कहना गलत ना होगा कि पाको हिंद में सोने चांदी के जेवर के बगैर शादी का तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। सोने का जेवर सकाफत में इस कदर रच बस गया है कि इस्तिताद न रखने के बावजूद लोग उधार लेकर भी जेवरात का बंदोबस्त जरूर करते हैं। खाम धातों को खूबसूरत और बेश कीमत जेवरात में तब्दील करने का अमल मट्टी को सोना कर देने वाले उन कारीगरों का मोहताज होता है जो अपनी महारत में ऐसा मलका रखते हैं कि देखने वाला देखता रह जाता है। कारखानों में लाया जाने वाला सोना चांदी बहुत से मराहिल से गुजरकर खूबसूरत और दीदाजेब जेवरात की शक्ल इख्तियार करता है। सोना लंदन से भी आता है और स्विट्जरलैंड से भी आता है, वाया दुबई आता है, दुबई से फिर पाकिस्तान में आता है और पाकिस्तान से कराची आता है, कराची से मुल्क के शहरों में हमारे चला जाता है सोना। दूसरा रिवायती तरीका है जिसमें सुनार खुद खाम माल को उस शक्ल में ढालता है कि जेवरात बनाने के काम आ सके। इसके लिए वो सबसे पहले कीमती धातुओं के टुकड़ों के गिर्द लगी कसाफतों को दूर करता है, यानी मट्टी वगैरह साफ करने के लिए उन्हें धोया जाता है। जब धात साफ सुथरी हालत में आ जाती है तो जेवरात बनाने का पहला मरहला शुरू होता है, यानी उसे पिघलाया जाता है, जिसके लिए मखसूस बर्तन और केमिकल जिनमें सुहागा, सोडा वगैरह शामिल हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं। सोना चांदी गलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले बर्तन कुठाली कहलाते हैं, जो मट्टी और कार्बन से बने होते हैं। ये गलाने के काम में आता है, ये सुहागा है और ये सोडा है। ये चांदी गल चुकी है और ये मैं निकाल रहा हूँ। सोने या चांदी को पिघलाकर रेजे पर डाल दिया जाता है। रेजा दरअसल एक सांचा होता है जिस पर पिघली हुई धात डालने का मकसद उसे खास शक्ल देना होता है। ठंडा होने के बाद धात एक लंबूतरी शक्ल में ढल जाती है, जिसे रेनी कहते हैं। ये ठंडा हो गया, अभी ये तैयार है। इसका जाके पतरा खिंचवा के जो है ना हम लोग जेवर बना सकते। सोना भी इसी तरह ही होता है और उसका भी जो है ना रेनी बना के पतरा खींच के जेवर तैयार होता है। ये रिफाइनिंग और रेनी बनाने के बाद तार पतरा बनाने का मरहला आता है। इस काम के लिए मुख्तलिफ अक़साम और साइज की मशीनें इस्तेमाल होती हैं, जहां माहिर कारीगर तार और पतरा बनाने का काम करते हैं। रेनी यानी सोने और चांदी के तार को मशीनों से गुजारकर आहिस्ता आहिस्ता बारीक कर लिया जाता है, जिससे जेवरात के मुख्तलिफ हिस्से, कुंडे या हुक वगैरह तैयार किए जाते हैं। मशीनों में लगे मुख्तलिफ सांचे रेनी को मुख्तलिफ शक्लों में ढाल देते हैं। चूड़ियाँ वगैरह बनाने के लिए धात को पतरी की शक्ल देना होती है, इसलिए रेनी को मशीन से बार बार गुजारकर पतरा तैयार किया जाता है। पतरा बनाने के बाद जेवरात तैयार करने से कबल उन पर डिजाइनिंग का मरहला भी आता है। डिजाइनिंग के लिए मखसूस मशीन इस्तेमाल की जाती है, जिसमें लगी डाइयाँ सादा पतरियों को खूबसूरत डिजाइन में तब्दील कर देती है। ये सोना है, ये इसमें कटर में जाएगा। इस शक्ल में ये बाहर निकलता है। मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले मुख्तलिफ डिजाइन पसंद करते हैं, इसीलिए जेवरात की डिजाइनिंग भी मखसूस होती है। ये झूमर है, ये हमारी डिज़ाइनिंग है। ये सारा यही मैन्युफैक्चरिंग वगैरह होता है, कटिंग होता है, डिज़ाइनिंग बनती है, फिर ये पूरे वर्ल्ड वाइड मतलब जाता है, दुबई वगैरह। पतरे पर डिजाइन बनने के बाद जेवरात की बुनाई शुरू हो जाती है। सोने या चांदी के छोटे छोटे टुकड़ों को महारत से खूबसूरत अंदाज में जोड़कर दीदाजेब जेवरात तैयार किए जाते हैं। यूँ तो मुख्तलिफ डिजाइन के जेवरात बनाने के तरीके और उन पर सर्फ होने वाला वक्त भी मुख्तलिफ होता है। जैसे हार बुंदों के एक सेट की तैयारी के लिए कारीगर को 5 से 6 घंटे दरकार होते हैं। ये जो सा मैंने डिज़ाइन बनाया है इस शेप में आएगा बिल्कुल। इसमें भी काम थोड़ा बहुत बाकी है, जैसे ये पीस लगे हुए हैं, ये भी आएंगे, अभी नग लगेंगे। अभी चूड़ियाँ बनाने का काम ज्यादा मुख्तलिफ और मुश्किल होता है। हमारे पास रेनी आती है, उसको हम तार पतरे पे खिंचवा के ये पतरा बनवाते हैं। अब ये पतरा बन गया, अब ये आपके सामने के बिल्कुल ये पतरा है। फिर इसे हम उभार करते हैं। उभार के लिए हमारे पास मशीन है, उसकी गिट्टियाँ होती हैं, उसमें हमें जैसा उभार, ये फ्लैट उभार चाहिए
तो इस पर फ्लैट उभार आ जाता है, गोल उभार चाहिए तो गोल उभार आ जाता है। इस पर डायमंड टूल लगते हैं, डायमंड टूल से उसकी ये कटिंग होती है जो आपको नज़र आ रही होगी इसके ऊपर। तो हम फिर उसको कॉपी करते हैं दूसरी चूड़ी के ऊपर या उससे अच्छा करने की कोशिश करते हैं। चूड़ी और उस पर डिजाइनिंग करने वाली मशीन पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा महारत की जरूरत होती है। जरा सी गलती की सूरत चोट लगने और माली नुकसान का अंदेशा होता है। चूड़ियों की डिजाइनिंग के लिए मशीन पर नंबर्स की सेटिंग की जाती है। ये क्रॉस कट आप देख रहे होंगे, काटी बनी हुई है। अब उसको बनाने के लिए, काटी बनाने के लिए मेरे को अब ये 20 पे लाना पड़ेगा। एक क्रॉस इधर से लग गया, एक क्रॉस इधर से लग गया, सवाल जवाब आके काटी बन गई इसके ऊपर। ये गोलियां, छोटी छोटी गोलियां और ये चांद, ये चूड़ियां मुकम्मल हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। चूड़ी तैयार होने के बाद उस पर रंग किया जाता है, जिसके बाद चूड़ियां फरोख्त के लिए दुकानदारों के सुपर्द कर दी जाती हैं। ज़ेवरात की मुख्तलिफ शक्लें तैयार करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते हैं। 18 कैरेट का सोना है इसलिए काला ही है, और 24 कैरेट का जो सोना होता है उसको काला नहीं होता। इसको कितना भी गर्म कर दो, लाल कर दो, पीला कर दो, अपने शक्ल में रहता है 24 कैरेट का सोना। पहले झाला मोम में जमा के इसको, उसके बाद तेजाब उसने किया झलाई वलाई करने के बाद इसकी शक्ल ऐसी आ जाएगी। फिर ये चला जाएगा पॉलिश के ऊपर। ये सोने का तार है, बाकायदा खींचा गया है, और इसके बाद इसकी छोटी छोटी बारीक कड़ियाँ बनाई गई हैं। और कड़ियाँ जो आप ये देख रहे हैं मखसूस साइज़ में काटी जाती हैं, बाकायदा इसका एक मखसूस साइज़ होता है। वैसे तो चैनें मशीन पे भी तैयार हो रही हैं, मगर कई लोग हैंडमेड चैन के शौकीन होते हैं। वो कहते हैं कि हमें हाथ की बनी हुई चीज़, पायदार चीज़ चाहिए, तो वो सुनार को फिर एक्स्ट्रा मजदूरी दे के उस चीज़ को तैयार करवाते हैं। दौर जदीद में ज़ेवरात की सनत में भी जदीद तरीके अपनाए जा चुके हैं। इनमें से एक तरीका लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का है। इस अमल में रबर की डाली और एक मशीन इस्तेमाल की जाती है। मोम मशीन से निकलकर डाई या सांचे में आता है और जेवर की मतलूबा शक्ल इख्तियार कर लेता है। हमने डाई के अंदर से वैक्स का पीस निकाला, ये रिंग्स की शक्ल थी। ये फर्स्ट प्रोसीजर था इसका। अगर एक से ज्यादा जेवर बनाने हो तो उन्हें एक ही साथ मुख्तलिफ शाखों से लगाकर एक बड़ी शाख से जोड़ दिया जाता है। इसी वजह से उसे ट्री भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये झाड़ बन चुका है और इसके बाद अब ये नेक्स्ट स्टेज में जाने वाला है। अब हम इसको नेक्स्ट स्टेज में करते क्या है कि ये एक लोहे का सिलेंडर टाइप एक शेप होती है, हम उसको इसके ऊपर आहिस्ते से चढ़ाते हैं कि ये किसी चीज़ से टच ना हो और ये इजीली इसके ऊपर आ जाए। उसके बाद इसके अंदर एक सील लगती है, वैक्स की सील होती है। कास्टिंग का तरीका वैसे बहुत इजी है, एक दफ़ा इंसान देखे तो इजीली सीख सकता है। पहले के दौर में कास्टिंग नहीं हुआ करती थी, लोगों को बहुत परेशानी होती थी। एक एक चीज़ को 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा बनाने के लिए उनके कई दिन वेस्ट होते थे और इसमें सिर्फ हमारा काम घंटों की सूरत में हो जाता है। अगर हमें एक डिज़ाइन 10 दफ़ा भी बनाना है तो बमुश्किल 6 आवर्स के अंदर हमारे पास ये सोने के अंदर पीस आ जाता है। उसको हम 2 घंटे के अंदर तैयार करके विद इन 24 आवर हम डिलीवरी देने की पोजीशन में आते हैं कस्टमर्स को। अब इसका नेक्स्ट स्टेज होता है इसको भट्टी में डालना, ताकि ये थोड़ा सा हीट अप हो जाए। इसको हम अपनी मशीन के अंदर डालते हैं। ये हमारी ये भट्टी कहलाती है, इसके अंदर हम इसको रखते हैं। ऑलमोस्ट 1.5 आवर लगता है इसको पकाने के लिए, हीट अप करने के लिए। इसका टेम्परेचर 750 पर जाना चाहिए। उसके बाद 15 मिनट्स को मज़ीद इसको हम पकाते हैं और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी टू हो जाता है कि इसमें सोना डाला जाए और कास्टिंग ले ली जाए। 1.5 घंटा गुजर चुका है, हमारा फ्लास्क बिल्कुल पक चुका है। अब हम इसको ओपन करके इसको निकालेंगे। गर्मी बहुत होती है इसलिए हम लंबी संसी का इस्तेमाल करते हैं ताकि हाथ जल ना पाए। ये हमारा समझो रेडी हो चुका है बिल्कुल। अब हम इसको मशीन के ऊपर रखेंगे जिससे ये हमारी फ्लास्क कास्टिंग हो जाएगा। ये हमारी मशीन है, ये बिल्कुल हीटर फ्लास्क है। इसके ऊपर ये हमने आराम से सेंटर का ख्याल देखना पड़ता है ताकि सोना डायरेक्ट इसके अंदर जाए, आगे पीछे ना हो। उसके बाद इसको पैक करना पड़ता है मशीन को। मशीन के ऊपर टाइट करने का ख्याल बहुत ज़ोर से करना पड़ता है ताकि किसी किस्म की नुकसानी जानी माली ना हो सके। दूसरे मरहले में लोहे के सिलेंडर में प्लास्टर ऑफ पेरिस डाल दिया जाता है।
इस अमल के बाद सिलेंडर को गर्म किया जाता है ताकि अंदर मौजूद मोम पिघल जाए और डिजाइन वाली जगह खाली रह जाए, यानी एक और सांचा बन जाता है जिसमें पिघला हुआ सोना उंडेल दिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सांचा खोलने के बाद जेवर तैयार हो जाता है। ये हमने समझे इसके अंदर से सामान निकाल लिए और सामान अब हमारा इस फॉर्म में आ चुका है। ये अंगूठियाँ तैयार हो चुकी हैं। बस ये हमारा एक छोटा सा प्रोसीजर है जो हमने आपको डिफाइन किया कास्टिंग का। जेवरात पर जड़ाई का काम भी किया जाता है। जड़ाई का काम करने वाले को जड़िया कहते हैं, जो इंतहाई बारीक बीनी और एहतियात से नगीनों को जेवरात के जिस्म में पैवस्त करता है। जेवरात में नगीने जड़ने के लिए उसमें नाप तोल कर जगह बनाई जाती है, जिसके लिए एक मखसूस औजार इस्तेमाल किया जाता है जिसे गुर्ज कहा जाता है, जिसके बाद नगीने को मोम की बेस बनाकर जड़ा जाता है ताकि कोई चीज इधर उधर ना हो जाए। ये नगीने हैं जिसको ग्राहक को जो भी कलर उसका दिल आता है वो लगवा लेते हैं हमसे कि भाई वाइट लगा दो या लाल लगा दो या हरा लगा दो। इससे नगीना बिठाया जाता है और इस तरीके से इससे दबाते हैं। जब ये दब जाता है तो फिर इसके ऊपर कांटे जो हैं चारों तरफ से ऐसे बिठा देते हैं इसके ऊपर, तो ये बैठ जाते हैं कांटे इसके ऊपर आन के। तो ये समझ लो ये नगीना बैठ गया है इस वक्त। छिलाई की कलम है ये, इससे सोने को काटना पड़ता है, उसमें डिज़ाइनिंग बनानी पड़ती है, उसके बाद फिर वो नगीना उसमें लगाना पड़ता है डिज़ाइनिंग के हिसाब से। डिज़ाइनिंग में जो कलर वो दुकानदार या ग्राहक बताएगा कि ये कलर लगाने हैं, उसी के हिसाब से कलर लगा के देते हैं हम। जेवरात की मुकम्मल तैयारी के बाद आखिरी मरहला इन पर पॉलिश और छिलाई का होता है। पॉलिश और छिलाई के बाद बनाई का अमल मुकम्मल हो जाता है। जो भी ज्वेलरी है हमारे पास, तो सेट वगैरह है, तो उसको हम पहले वैक्स पे जमाते हैं। तो वैक्स पे जमाने के बाद जिस जगहों पे हमें मैट करनी होती है उस जगह को हम ओपन छोड़ते हैं। फॉर एग्जांपल डाई का सामान है, कोई पतरा है, कोई ऐसा सादा एरिया है जहाँ पे हमने मैट दिखानी है, तो हम उसको ओपन रखेंगे। बाकी जो भी चैन वगैरह है, बॉल है या जो भी बारीक उसमें मतलब आइटम्स लगे हुए हैं, उसको हमने वैक्स से ही पैक करना होता है। जब हम उसको पैक कर लेते हैं फिर उसके बाद हम उसको मतलब गन से मैट करते हैं। अगर कस्टमर डिमांड करता है कि यार मुझे मैट के साथ कटिंग चाहिए, छिलाई चाहिए, तो फिर हम उस मैट के ऊपर जब कटिंग करते हैं तो उस पर डिज़ाइनिंग वाजे होती है, एक चमक, एक शाइन होता है वो पुर्जा, और जो पॉलिश का एरिया होता है वो भी अपनी जगह चमक रहा होता है। छिलाई में मतलब मशीन यूज़ होती है और इसके टूल्स वगैरह होते हैं जो कि मतलब हमारे हमसाय मुल्क से आते हैं और दीगर स्विट्ज़रलैंड वगैरह से भी आते हैं, लेकिन वो कॉस्टली बहुत होते हैं। अभी ये मैं इसमें टूल फिट कर रहा हूँ, मतलब मैंने पुर्जे के हिसाब से कि मुझे कौन सा टूल यूज़ करना है तो मैं वो निकाल रहा हूँ। अब ये मैंने इस पर काम शुरू करना है। ये मैं पहले इस पर छील रहा हूँ, चैन छीलूँगा मैं इसकी। इसमें सोना सारा आगे जा रहा है, जो इस पर सोना उतर रहा है इसको हम छिलन बोलते हैं। तो ये सारा आगे की तरफ गिर रहा है। पर्दे लगाने की वजह ये है कि प्रेशर मतलब सोना वहाँ लगे पर्दे पर और वो यहीं पे गिर जाए। तो ये देखें सारा सोना आगे जमा हो रहा है। जो मैं कटिंग कर रहा हूँ ये सारा सोना आगे की तरफ गिर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में भी उस लेवल का काम है माशाल्लाह। यहाँ पे मतलब एक से एक मायानाज कारीगर हैं जो कि बेहतरीन डिज़ाइनिंग करते हैं। पाकिस्तान से दुनिया भर में काम एक्सपोर्ट होता है, अमेरिका में, जर्मनी में, इटली में, जापान में, तो दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान से काम जाता है। सोना चाहे किसी भी शक्ल में हो, अमीरी और मालदारी की अलामत समझा जाता है। बिलाशुबा सोने चांदी के जेवरात की अहमियत अब तक अपनी जगह कायम और दायम है और शायद उस वक्त तक कायम रहेगी जब तक ये दुनिया आबाद है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।